Monica, you are not audible and visible. Please on your mic and camera. नमस्ते सर। Just introduce yourself. मैम मेरा नाम मोनिका राजपुरोहित है। मैं बीकानेर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना LLB 2020 में कंप्लीट किया था। LLM 2022 में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से कंप्लीट किया। वर्तमान में मैं कार्य व्यवस्था कर्मचारी के रूप में एज ए जूनियर असिस्टेंट कार्यालय जिला कलेक्टर बीकानेर में पदस्थापित हूँ। और मैम मैं काफी सकारात्मक और उत्साही व्यक्ति हूँ। ने लॉ कब किया था? 2020 में मैम। 2020 में। ओके। हाँ तो जी। आप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हो? मैम मेरे पिताजी बीकानेर कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करते थे, तो मैं उनके साथ अक्सर कोर्ट में जाया करती थी और उनसे मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश महोदय के बारे में पूछा करती थी। तो वो मुझे बताते थे कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो वहां से मेरे मन में मजिस्ट्रेट बनने की प्रेरणा जागृत हुई। उसके बाद मैम मुझे पता चला मेरे पिताजी भी मजिस्ट्रेट बनना चाहते थे, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से उन्हें LLB सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट ओके, आप करना मैरिड चाहती हो? हूँ। आप मैरिड नहीं हो? मैम। नहीं मैम। तो सपोज आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद जी आपको अलग अलग जगह गांव में और पोस्टिंग मिलेगी, तो मैरिज जी। तो होगी बाद में, फिर आप फैमिली के साथ कैसे मैनेज करोगे? मैम जैसे कि अभी मैं जॉब में भी हूँ, तो मैंने जो मेरा मैनेजमेंट पावर है, मैंने तो वहां से भी काफी कुछ। अभी तो आपका एक ही जगह पे जॉब है ना, अभी आपका ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, बाद में वो जो जॉब है आपका ट्रांसफरेबल हो जाएगा। हाँ जी मैम। मैं ऐसा मानती हूँ मैम कि मैं मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट थी अपनी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज किया है, तो मैं अलग अलग जगह पर रह के भी अपने कार्य को मैनेज कर पाऊंगी। और इसके लिए मैं अपने परिवार से भी बात करूंगी। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? मैम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर। तो मीडियम आपका हिंदी है ना? मैम इंग्लिश है, लेकिन मैं हिंदी में सहज महसूस करती हूँ। तो आपको क्वेश्चन किस में पूछ मतलब आपको क्वेश्चन किस में पूछे जाए, इंग्लिश में आपका बोलने की लैंग्वेज हिंदी है या फिर आपका आंसर भी आप हिंदी में इजीली कर पाओगे? मैम मैं हिंदी में इजीली कर पाऊंगी, आप क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ सकते हैं मुझे। Okay. आप सीआरपीसी में पढ़ते हो एक्विटल एंड डिस्चार्ज। जी मैम। एक्विटल एंड डिस्चार्ज, एक जी डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस है बेसिकली? मैम जब फ्रेम ऑफ चार्ज करने से पहले अगर न्यायालय को लगता है कि अब अक्यूज के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा है, तो वो डिस्चार्ज का ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन न्यायालय चार्ज को फ्रेम करने के बाद में और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने के बाद में उन्हें लगता है कि मामला नहीं बन रहा है, तो एक्विटल का ऑर्डर पास करते हैं। जब एक्विटल का ऑर्डर होता है तो उसके खिलाफ उन्हीं सेम पॉइंट्स पे वापस रीट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन डिस्चार्ज में रीट्रायल किया जा सकता है। तो सिविल में भी डिस्चार्ज का प्रोविजन आता है, जैसे हम गारंटी पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि व्हेन श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, आपका जी प्रतिभू जो है कब उन्मोचित हो जाएगा, कब डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो डिस्चार्ज और ये डिस्चार्ज दोनों अलग अलग है या सेम? मैम दोनों अलग अलग हैं। वहां पे सिविल लाइबिलिटी है मैम उनकी, और यहाँ पे क्रिमिनल। क्रिमिनल लायबिलिटी। जी मैम। एक दो प्रोविजन है, एक है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट एंड एक जी है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। जी मैम। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट है 257 सीआरपीसी जी मैम। एंड विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है 321 सीआरपीसी। जी मैम। दोनों सिमिलर है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? मैम डिफरेंस है। जो विड्रॉल ऑफ कंप्लेन होता है, उसके अंदर जो कंप्लेनेंट है वो न्यायालय की परमिशन से जो अक्यूज के खिलाफ उसने चार्जेस लगाए हैं उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन जो विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है वो न्यायालय की परमिशन से विड्रॉ करते हैं। सीआरपीसी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सीआरपीसी में हम ये बोलते हैं कि बेल इज ए रूल एंड डिटेंशन इज एक्सेप्शन। जी मैम। तो बेल में एक प्रोविजन आता है मैंडेटरी बेल। जी मैम। सीआरपीसी में कौन कौन सी सेक्शंस में कौन कौन से प्रोविजंस में मैंडेटरी बेल के प्रोविजंस है? मैम जितना मैं भी याद कर पा रही हूँ, सेक्शन जो 436 है वो डील करता है कि अगर कोई जो नॉन वेलेबल ऑफेंस नहीं है, उसमें जो पुलिस ऑफिसर है या न्यायालय है वो अक्यूज को बेल ग्रांट करते हैं। वो मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर कोई बेल दे रहा है तो उनको डिस्चार्ज किया जाता है। इसके अलावा मैम जो 437 का जो क्लॉज 2 है, उसमें बताया गया है कि अगर अक्यूज के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा है, ऑफिसर और कोर्ट को ये लग रहा है, तो भी वो उसको बेल ग्रांट करते हैं।
अभी इतना ही अगर रिकॉल मैं कर पा रही अगर हूँ। मैं आपको स्टॉप करूं, जी अगर मैं मैम। आपका पीछा करूं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जी क्या मैम। कार्रवाई कर सकते हो मेरे अगेंस्ट? मैम जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन जो 354 का डी है, स्टॉकिंग से रिलेटेड है, उसके तहत मैं कंप्लेन लॉन्च कर सकती हूँ। कब? सॉरी मैम, मैं आपको सुन नहीं पाई। आर यू श्योर कि आप कंप्लेन कर सकते हो? मैम एफआईआर लॉन्च कर सकती हूँ। एफआईआर के लिए हम पढ़ते हैं कि एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है? जी मैम। और एफआईआर के बाद अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, उसने जी। डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना इन्वेस्टिगेशन, जी मैम। तो क्या प्रोसीजर होगी? या फिर आपको एज ए इंफॉर्मेंट पुलिस ने मुझे बोल दिया कि हम आपका कोई इन्वेस्टिगेशन और नहीं करेंगे, अब मेरे पास क्या रेमेडीज है? मैम जो सेक्शन 154 है, वो बताता है कि अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ने हमारी एफआईआर को लिखना नहीं लिख रहे हैं नहीं, तो। एफआईआर तो लिख दी उसने, एफआईआर तो लिख दी है, लेकिन एफआईआर लिखने के बाद 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि मैडम आपका केस में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आपको जो जी। करना है जो कर लो, तो मेरे अ, पास क्या रखा? मैम मैं जितना रिकॉल कर पा रही हूँ, सेक्शन 159 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अ, वहाँ ये दायर किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जा सकता है। चलो, एज ए मजिस्ट्रेट आप एक एडिशनल सेशन कोर्ट हो, ठीक है? एक मजिस्ट्रेट ने किसी एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड किया 164 में, जी और मैम। उसके बाद यू बीइंग ए ट्रायल कोर्ट, आप ट्रायल कोर्ट हो, आप ट्रायल कर रहे हो, तो आपके सामने एक्यूज बोलता है कि जब मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, मुझे उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही पूछा और मैंने बता दिया, और ये जो है सारी बातें लिखी है जो झूठ है। अब जी आप मैम। एज ए एडिशनल सेशन जज आप क्या कर सकते हो? क्या वो कन्फेशन जो 164 में मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो वैलिड है, या फिर वो बिल्कुल ही उसकी वैल्यू जीरो हो गई है, या फिर आप कुछ और कर सकते हो? मैम वैलिड है। अ, जितना मैं अभी रिकॉल कर पा रही हूँ, जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन जो 80 है, वो बताता है कि न्यायालय उपधारणा करेगा कि सम्यक रूप से कन्फेशन लिया गया है। उद्धारणा करेगा, लेकिन उद्धारणा करेगा का मतलब क्या होता है? यदि और जब तक ना साबित न कर दिया जाए। लेकिन अब ऑब्जेक्शन उठ गया है तो आपको उसको सुनना तो पड़ेगा, और वो तो एक्यूज है, उसको तो सुनना ही पड़ेगा। तो अब जी आप मैम। क्या करोगे? उसने बोला, मैंने बोला आपको कि मेरे को तो कोई वार्निंग नहीं दी थी, और मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे पुलिस ने डराया इसलिए मैंने जाके ऐसे ही बोल दिया, और ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। तो एज ए ट्रायल कोर्ट आप क्या करोगे? अम, चलो, आपने बोला उद्धारणा करेगा और उद्धारणा कर जी। सकेगा, ठीक है? जी दोनों मैम। उद्धारणाओं में क्या अंतर है? मैम जो अवधारणा करेगा, जो सेल्फ प्रिज्यूम होता है, उसमें अगर ये डिक्लेयर किया हुआ है एक्ट में अंदर कि न्यायालय अवधारणा करेगा, तो न्यायालय उस चीज को, तथ्य को स्वीकार करेगा जब तक कि उस पर उसका खंडन नहीं होता है। और जो अवधारणा कर सकता है, उसमें न्यायालय फर्दर जो प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है। अच्छा, उद्धारणा कर सकेगा मैं कोर्ट उसको मान भी सकता है, कोर्ट नहीं भी मान सकता है, ठीक है? तो एक उद्धारणा और है निश्चायक सबूत, उसको क्या जी बोलोगे? मैम, when one fact is conclusive fact of another, then court regard when first fact is proved, then court regard the other fact as proved and shall not allow the evidence to contradict it. लास्ट क्वेश्चन, टीपी में एक्शनेबल क्लेम आपने पढ़ा होगा, जी मैम। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन विद 2 एग्जांपल्स मुझे बता दो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। जी मैम। मैम जो जीवन बीमा पॉलिसी के तहत जो जो क्लेम लिया जाता है, वो एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। एंड इसके अलावा मैम अगर कोई एरियाज ऑफ रेंट है, इसको भी एक्शनेबल क्लेम के रूप में डील किया जा सकता डेफिनेशन क्या है, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन क्या है? है। मैम ऐसा क्लेम जिसमें कोई मॉर्गेज नहीं किया जाता प्रॉपर्टी का, और ना ही कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई हाइपोथिकेशन भी नहीं होता है, और या फिर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है जिसमें वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेमेंट के पास में नहीं होती है। वो राइट कंटिंजेंट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, अकेरिंग भी हो सकता है। ओवर टू मॉइस सर। ओके, मोनिका, आप किस पद पर कार्यरत हैं? थोड़ा मुझे वापस बताइए। जी सर। सर मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जूनियर असिस्टेंट इन? सर मेरी नियुक्ति विभाग तो जिला परिषद बीकानेर है, लेकिन मैं नियुक्ति के समय से ही कार्य व्यवस्था कार्मिक के रूप में कार्यालय जिला कलेक्टर बीकानेर में हूँ। तो आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, जी सर। और फिर उसको छोड़ करके दूसरे गवर्नमेंट जॉब के अंदर आने की वो कर रहे हैं, तो पहले ये वाला एग्जाम क्यों दिया था फिर आपने?
सर, ये जो एग्जाम था ये हमारे 12th के बाद में एग्जाम हुआ था, जिसके कोर्ट में पिटिशन और लगने के बाद में वेटिंग लिस्ट में ये 2022 में जाके हमें पोस्टिंग मिली थी। अ, लेकिन सर मेरा नहीं, हमेशा से न्यायिक सेवाओं में आने का ही अगर था। अगर आपका न्यायिक सेवा में आने का ही था तो इसका तो उससे कोई संबंध नहीं बनता है। जी सर, बिल्कुल मैं मानती हूँ। अ, लेकिन सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हम दो बहनें हैं, तो मेरे पर पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहती है। और जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए और अब आगे की अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, तो सर मुझे भी ये कहा गया था, तो तो इसलिए मैंने जज जॉब। जज बनने के पीछे कारण सरकारी नौकरी है या जजशिप है? सर, जजशिप है। जो कोर होता है इस पद का, न्याय दिलाना, तो मैं नहीं, भी इस पर प्रक्रिया का जिस हिस्सा हिसाब बनना से मैं चाहती हूँ। जिस हिसाब से मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ, तो आपने पहले जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपको पोस्ट मिली आपने वो ग्रैब करी, फिर अब जी आरजेएस सर। के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जज बनने के बाद में आपको कोई यूपीएससी का एग्जाम आप क्लियर कर लें तो आप कलेक्टर बनने की तरफ चले जाए। तो डोंट यू थिंक देयर इज एन इशू? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानती। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा हमेशा से न्यायिक सेवाओं में आने का ही रुझान था। ये जॉब पहले की थी, जिसमें मुझे अभी 2022 में पोस्टिंग मिली है, तो मैं इसके साथ में तैयारी कर रही हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा इस जॉब से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो आगे आने वाली जॉब में भी मैं उसका यूज कर पाऊंगी। अच्छा मोनिका, देयर हैज बीन एन इशू ऑफ लेटरल एंट्री इन यूपीएससी, क्योंकि आप आरएस और आईएएस लोग के साथ में काफी रहे हैं, तो लेटरल एंट्री का इशू काफी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अम, तो मेरा मानना है कि जो वर्तमान में ये लेटरल एंट्री का जो कंसेप्ट है, इसमें हम कुछ ऐसे पदों पर ऐसे अनुभवशील व्यक्तियों को जो आसीन किया जाता है, नहीं, जिससे अगर मैं प्रशासन। कलेक्टर बनाऊं, अगर कलेक्टर बनाया जाए लेटरल एंट्री के व्यक्तियों को, तो क्या ये सही है? अ, सर, मेरा मानना है, उस पद पे अगर वो अनुभवी हैं और अगर उस पद की गरिमा के साथ वो कार्य कर सकते हैं, ये तो। तो बहुत जेनरिक डेफिनेशन होगी ना। जी सर। भाई गरिमा तो कुछ भी कह दो कि आपके हिसाब से गरिमा और होगी, मेरे हिसाब से और होगी। जी आपकी सर। राय क्या है इसमें? सॉरी सर, मैं। ओके, बीकानेर से आप हैं, तो बीकानेर के अंदर अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि जितना भी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था वो सारा का सारा खराब और खत्म हो चुका है, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है मेरे, तो मुझे विद एग्जांपल्स प्रूव कीजिए। जी सर, अभी जो वर्तमान में बीकानेर में जो वाटर सिस्टम रहा है, उसमें जो बारिश बरसात के दिनों में जो पानी की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें जल भराव की समस्या प्रमुख रहती है। अ, उसमें सर, जो सारा पानी है वो जो हमारा पुराना जो सूर सागर है, जिसे हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जाना जाता है, जिसे आर्द्र क्या भूमि। क्या सूर सागर एक ही है वहां पर, और कुछ नहीं? सर, बेसिकली जो सिटी एरिया का जो पानी है वो सारा उसी के अंदर डाला जाता है, इसके अलावा कोई नहीं ताकि। है सिटी के अंदर? सर, कुछ एरियाज हैं जैसे वल्लभ गार्डन एरिया, उन एरियाज में भी पानी की निकासी की जाती है। तो अगर मैंने ये जो नाम सुने हैं, जो हर्षोलाव है, संशोलाव है, तो क्या ये नहीं है एरिया? जी सर, बिल्कुल। हंसोला सरसोला, बिल्कुल तो ऐसा। उसके क्या वहां पर वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम नहीं है? सर, जितना उन तालाबों को संरक्षित किया जाना चाहिए था, उतना उधर वहां पे संरक्षण का कार्य नहीं चल रहा है, जिस वजह से वो बेसिकली वहां पे प्रॉपर जो वाटर वाटर कंजर्वेशन की जो मेथड है वो वहां नहीं अपनाए जा रहे हैं, ऐसा। अच्छा मोनिका, आप एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से हैं, एमजीएसयू को रिसेंटली नेट ने जो ग्रेडिंग दी है वो बहुत लो दी है, तो आपको नहीं लगता कि एमजीएसयू एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी बन गई है? इसका कोई आउटपुट नहीं है, ना ही इससे ग्रेजुएट हुए लोगों को कोई नौकरी मिलती? हाँ, सर, मैं ऐसा नहीं मानती। आ, लेकिन कुछ प्लेसमेंट का यहाँ पे कुछ प्रावधान नहीं है, जिस वजह से आगे। प्लेसमेंट एक प्रावधान नहीं है, प्लेसमेंट एक रिजल्ट है आपके पढ़ाने का। आप अच्छा पढ़ाओगे तो अच्छा प्लेसमेंट हो। जी डोंट सर। यू थिंक सो? जी सर। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? क्या एमजीएसयू ऐसी तरह की चीज ही है? सॉरी सर। ओके, टेल मी वन थिंग, एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर?
सर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्योंकि भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, ब्रिटेन का औपनिवेश था, तो गंगा सिंह जी ने भी जो ब्रिटेन सत्ता थी उसकी तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। कहाँ भाग लिया था, क्या कौन सा बैटल लड़ा था, कुछ वो बताइए। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको। ओके, बीकानेर पहला ऐसा जिला था, पहला ऐसा रजवाड़ा था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आया था। जी तो सर। उस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? सर महाराजा शार्दुल सिंह जी। और जो आपके कई गंगा सिंह थे, उनकी डेथ कब हो गई? सर जितना मैं भी रिकॉल कर पा रही हूँ 1943 में। अच्छा, जूनागढ़ जो है जी उसमें सर। और लालगढ़ पैलेस में जी मेजर सर। सिमिलैरिटीज क्या है? सर दोनों ही लाल पत्थर से बने हुए हैं और दोनों ही धावन शैली के दुर्ग हैं जमीन पे जिनका निर्माण हुआ हुआ है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। जी सर। बाकी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ओवर टू डब्ल्यू। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। हाँ। हेलो। जी सर। हेलो। 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 ओके मोनिका, जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। आपने मीडियम कब चेंज किया? मैम मैं ग्रेजुएशन तक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी। उसके बाद में मैंने हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, उसके बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम परसू किया था। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई? आपने ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम चलाया और उसके बाद एकदम से इंग्लिश मीडियम में आ गए आप, तो आपको हाँ लीगल जी। टर्म्स सब समझ आ जाती है? हाँ जी मैम, आ जाती हैं और ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहा था, तो मुझे इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम हुई नहीं मैम। ओके मैम, शैल वी? यस, आ रही है मेरी आवाज? जी मैम। जी। यस मोनिका जी, कैसे हो? बढ़िया मैम। ओके, अच्छा मोनिका, आपकी हाइट कितनी है? हाँ मैम, 5 फुट 8 इंच। 5-8। जी। और आपका सब्जेक्ट कौन सा है जो बिल्कुल आपको लगता है कि उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको सब आता है? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? मैम मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सहज महसूस करती हूँ। श्योर। जी मैम। चलिए, तो फिर सीआरपीसी में 3 वर्ड्स यूज होते हैं: मेकओवर, कमिटल, सबमिशन। जी क्या डिफरेंस है इनमें? मैम जो कमिटल होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन को किया जाता है लोअर कोर्ट्स के द्वारा, और मेकओवर होता है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं वो कोर्ट या सीजीएम का जो कोर्ट होता है वो लोअर जुडिशरी को, जेएम फर्स्ट को जेएम सेकंड को जो केस ट्रायल करने के लिए सौंपते हैं उन्हें बोलते हैं। और सबमिशन होता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी हायर अथॉरिटी सीजीएम या एसीजीएम को जो केस सुपुर्द करते हैं उन्हें सबमिशन कहा जाता है। ओके। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सेक्शन 132 आता है, जी मैम। राइट? और जी एक मैम। आपका सीआरपीसी में आता है 161, जी मैम। और इसी के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। जी मैम। क्या रिलेशन है तीनों का? मैम जो आर्टिकल 23 है वो कहता है कि किसी भी अक्यूज को 23 या फिर 20 क्लॉज 3? सॉरी मैम, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, वो बात करता है कि अक्यूज को खुद के खिलाफ सेल्फ जो इंक्रिमिनेशन से जो डील करता है कि खुद के खिलाफ सबूत या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और जो एविडेंस एक्ट का जो आर्टिकल सेक्शन जो 132 है वो डील करता है वो भी कि विटनेस को अगर कोई ऐसे कोई क्वेश्चन है जो चाहे उसको डील विटनेस से रिलेटेड प्रावधान है कि अगर चाहे वो उसे कोई फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर किसी क्रिमिनल में डाल रहे हैं लेकिन फिर भी न्यायालय के द्वारा उन्हें देने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है, लेकिन उन आंसर देने की वजह से विटनेस के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
और जो सीआरपीसी का जो सेक्शन 161 है वो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो विटनेसेस के जो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं उससे रिलेटेड प्रावधान है। लेकिन जो स्टेट वर्सेस काठी कालू का मामला जैसा मैं कुछ याद कर पा रही हूँ तो सॉरी मैम, मैं आगे इसमें रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप मुझे एक बात बताइए, एक ऑफेंस कमिट होता है जी राइट? मैम। जी मैम। और आपने देखा ऑफेंस कमिट हुआ है तो मुझे एफआईआर लॉन्च करवानी है। जी आप मैम। एफआईआर लॉन्च करवाने जाते हो, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाते हो, है ना? और पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करने को मना कर देता है, तो जी फिर आप मैम। क्या करोगे? मैम सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत बताया गया है कि जब अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं तो एसपी को रिटर्न में पोस्ट करके कंप्लेन की जा सकती है। और अगर एसपी भी मना कर दे? तो मैम मजिस्ट्रेट के पास परिवाद किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट के पास क्या किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन की जा सकती है। कौन से एक सेक्शन में? सेक्शन 156 के क्लॉज 3 के तहत मैम। मैजिस्ट्रेट के पास? हाँ। हम्म हाँ। चलिए, अगर मैजिस्ट्रेट ने भी कंप्लेंट आपकी दर्ज करने से मना कर दिया, फिर क्या करोगे आप? सॉरी मैम। फिर आप रिट फाइल करोगे, जी। सिंपल सी बात है ना? जी मैम। सबसे पहले हाई कोर्ट में करोगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करोगे, और हाई कोर्ट भी आपको डिसमिस कर देता है इस चीज को लेके, ठीक है? जी मैम। अच्छा, अगर एफआईआर आपकी नहीं दर्ज की, क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो? जी मैम, ये फंडामेंटल राइट का भी ब्रीच हो जाएगा, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते लता कुमारी जजमेंट पढ़ी है आपने? हैं। सॉरी मैम, मैं आपको सुन नहीं पाई। लता कुमारी जजमेंट पढ़ी है आपने? मैम सुना है मैंने, लेकिन मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। पढ़ के जाना, ठीक जी है? मैम। बहुत ही जी मैम। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है आपकी एफआईआर के ऊपर। उसके अंदर यही जी चीज मैम। बताई गई है कि अगर आपके पास अलग अलग रेमेडीज हमने ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं आ सकते हो। पहले उन ऑल्टरनेटिव्स को आप एक्सरसाइज करो, अगर आपको वो नहीं, उसमें आपका बेनिफिट नहीं हो रहा, देन यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राइट? जी वो मैम। लता कुमारी जजमेंट में हेल्ड हुआ है, तो उसको अच्छे जी। से आप पढ़िए, ठीक है? जी। ऑल डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम। मोनिका, आपका इंटरव्यू हो गया है, अभी फीडबैक का टाइम है। जी मैम। फीडबैक के लिए अगर आप पॉजिटिव थिंग्स बोलो तो आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लुक आपकी अच्छी है, आप प्रॉपर ड्रेसअप होके बैठे हो। और जी कहीं मैम। पे भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप जो है थोड़ा सोचने तो लग जाते हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आपका वही उसी लेवल पे रहता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपके आंसर जो है थोड़े से रॉन्ग होते हैं और आप खुद भी उसमें कंफ्यूज होते हो, और कंफ्यूजन के बाद भी आप उसको आंसर करने की कोशिश करते हो, है ना? जी मैम। और एक जो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि आपका मीडियम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कि आपका मीडियम इंग्लिश है और आप आंसर हिंदी में दोगे तो ठीक है, आप कुछ बोलना मतलब आप हिंदी बोल देना उनको, तो फिर आपको वो हिंदी में पूछेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अरेज नहीं होगा कि आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि अगर इंग्लिश में पूछा आप रिप्लाई नहीं कर पाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और जी हिंदी में मैम। पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छे से कर पाओगे। तो आप जी एक दो मैम। बार जब आंसर करोगे तब पता चल जाएगा, है ना? जी मैम। और बाकी आपको जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सर ने भी पूछा कि एक जॉब खराब करके अब आप दूसरे में जा रहे हो, कल को आप तीसरे में चले जाओगे, तो इसका भी जी। आपके पास एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। और दूसरा जो जी मैंने मैम। आपको पूछा था कि फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करोगे, जी तो मैम। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको करने हैं। और जी। सीआरपीसी जब आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हो तो सीआरपीसी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। जी मैम। जी वैसे मैम। काफी एक्सटेंड तक आपका है, इंटरव्यू कब है आपका? 24 अक्टूबर मैम। 24 हुआ तो अभी तो फिर भी काफी टाइम है, जब तक आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बाहर आ जाएंगे कि क्या क्या पूछ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम राजस्थान जीके के काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और जी मैम। बेसिकली जहाँ पे आप हो उस एरिया का सारा सारा जीके आपको आना चाहिए। बाकी जी मैम। ओवरऑल आपका काफी अच्छा है। ऑल द वेरी थैंक बेस्ट, यू। बाकी सर और मैम बताएंगे आपको। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस मोनिका, मुझे भी कहीं आपकी कोई खास कमी तो ऐसी लगी नहीं है। मैं, जी आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। मैंने मैम। आपकी जी। पर्सनैलिटी से तभी मैंने पूछा आपकी हाइट के बारे में, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अच्छी हाइट है आपकी। थैंक यू मैम। तो हाँ,
और दूसरा ये है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सिंपल सिंपल सीधा सा बोल दो कि सॉरी और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स इट। हमें गलत तो बोलना ही नहीं है ना। जी वही बात है कि ह्यूमन बीइंग है, जरूरी नहीं है कि हर चीज का आंसर आता ही हो, है ना। बिल्कुल मास्टरी बिल्कुल। होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट आपने वहाँ पे बोलोगे, जो हमारे सामने भी आपने बोला कि सीआरपीसी आपको टिप्स पे है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर सीआरपीसी में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, जी मैम। ठीक है। तो जी एटलीस्ट मेन चीजें तो बिल्कुल जो जैसे मैंने मेकओवर का पूछा तो आपसे मैंने डिफरेंस पूछ लिया, आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जी सिमिलैरिटीज पूछ सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। सीआरपीसी में तो बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जी उठेंगे, जी राइट। मैम। तो जी मैम। अच्छे से तैयार करो। बाकी मुझे कोई कमी आपके अंदर ऐसी लगी नहीं है, बस थोड़ा थैंक सा, यू। है ना, बस जी कॉन्फिडेंट रहना है, डरना तो है ही नहीं हमने। जी मैम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा जाएगा थैंक यू इंटरव्यू। सो मच मैम। थैंक यू सो मच। मोनिका, वैसे काफी सही है, आप काफी बैलेंस जवाब देते हो, काफी फॉर्मल सही गेटअप के अंदर आप बैठे हो, बोलने का तरीका, बीच में ठहराव, सब सही। तो मेरे थैंक पास यू। एज सच उस चीज के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं, है ना। थैंक यू सर। एक जो चीज अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि अपन जहां से हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज अपने को नहीं है, तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज ले लेता है सामने वाला, जी सर। जी है ना। सर। बीकानेर के बारे में बेसिक चीजें मैंने आपसे पूछी, डेप्थ में तो मैं नहीं गया, जी सर। है ना। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर सोचना पड़ सकता है उसके अंदर पहले ही सोच लो, जी ताकि सर। वहां सोचना ना पड़े, है ना। इस तरह के जी सारे सर। क्वेश्चन से पहले ही सोच लो, जी ठीक सर। है। अब जैसे आपने पूरा बताया कि मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हूँ, तो जी महाराजा सर। गंगा सिंह के ऊपर मेरा फोकस बनना लाजमी हो जाता है, जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, बीकानेर से हो तो बीकानेर की सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में से पूछना लाजमी हो जाता है। जी पर सर। आपकी नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जी उस सर। रिलेटेड पहले ही सारा तैयार करके जाना, ये अपना ये ना हो जाए कि भाई वो उसी को लेकर बैठ जाए नौकरी जी में, सर। जी सर। है ना। बाकी रेस्ट बिल्कुल। सब सही है, कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी मैम मैम ने जो बताया है वही सेम चीज है, ठीक। जी सर। जी सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली सर ये बीकानेर में ही था, ये जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर अपन सॉरी बोलें तो क्या चल सकता है या उनका जवाब देना ही होता है? फिलोसफिकल कौन सा, जैसे? जैसे आपने गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में जो पूछा था कि वहां पे अभी देखिए जो इस तरह रैंकिंग भी कम है उनकी, जी जी, तो देखो ये जो इसमें क्या फिर है, सॉरी का तो कुछ पता ही नहीं ना, कहाँ बोलना पड़ जाए इसमें उसमें तो तो क्या बिल्कुल होता है, बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, वैसे तो आप नहीं आता तो सॉरी बोल दीजिए, लेकिन कोशिश करें कि बैलेंस आंसर हो, ना इधर रिलेटेड हो ना उधर। जैसे अगर अपन ये कहें कि सर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में निश्चित रूप से सुधार की बहुत आवश्यकता है, ये चीज दिखती है, और कई तरह कई सिचुएशंस में सुधार कर सकते हैं। जैसे आप बता सकते हो कि सर इन इन चीजों में मेरे को कमी लगी जहाँ सुधार हो सकता है, लेकिन सर ये ठीक चीज है। कहना कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी ही नहीं है, तो सर ये चीज नहीं है। मेरे ख्याल में कई सारे ऐसे जजेस हैं जो कि एमजीएसयू से पढ़े हुए हैं और उसके बाद वो जजेस बने हैं, तो आपको कुछ पता होंगे एमजीयू के, आपके दोस्त जो जज बने होंगे, है ना। जी तो सर आप उनका बिल्कुल एग्जाम्पल दे बिल्कुल। सकते हो कि भाई ये जज बने हैं, तो ये बात तो सही है कि सुधार की आवश्यकता है, लेकिन बहुत खराब यूनिवर्सिटी है ऐसी चीज मैं मान नहीं सकती हूँ सर, मुझे ऐसा जी लगता है। ये क्या हो गया, जी बैलेंस आंसर हो गया, है ना। जी सर ना अपन इधर बिल्कुल गए ना उधर गए और अपनी बात निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस पे तो वर्क मैं यही करूंगी। कह रहा हूँ, इसको पहले ही सोच लो, क्योंकि जी आप सर जब बिल्कुल। सोचने लगते हो ना तो आप ऊपर ऊपर देखने लगते हो और आप फिर जी पैनल सर। को भूल जाते हो। जी सर बिल्कुल क्या, सर। और ऐसी सिचुएशन में पैनल को बोल दिया करो कि सर क्या मैं 2 मिनट सोच के जवाब दे सकती हूँ, ऐसा भी आप कह सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके सर। पैनल फिर उस चीज में चला जाता है कि अब इनको क्या बोले, क्योंकि ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। जी सर तो बिल्कुल। अपने को ऐसा में नहीं रखना है हमको, क्योंकि हम लोग तो क्या है फिर ठीक है छोटी एज के हैं, वहां जी पर जो सर होंगे वो हाईकोर्ट जजेस होंगे, उनकी 60 65 70 सीनियर ऐसी एज होती है, आपको बताइए। तो उनमें बिल्कुल इतना पेशेंस नहीं होता कि वो बिल्कुल आपके सोचने का ऐसे ऐसे वेट करेंगे, जी सर बिल्कुल सर। ठीक है। तो उस चीज का आई विल ध्यान वर्क ऑन इट सर। ओके रखो। सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, बेसिकली आपने सब ओके। बता दिया, मैं इस पे वर्क कर लूंगी। ओके बाकी मोनिका। काफी दिन है, अगर आप ऑफलाइन आके देना चाहते हो ऑफलाइन भी दे सकते हो इंटरव्यू, अगर आपको लगता है कि देना चाहिए तो फिजिकली हाँ आके मैम, भी मैं दे। वीकेंड तक ट्राई करती हूँ। ओके ओके। मोनिका, ओके। ओके ऑल द सर। बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके जी।